हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, उसकी इकाई 2 हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस इकाई 2 की ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। जी हाँ, ये हमारी तीसरी कक्षा है इस इकाई 2 की। इसके पहले ऑलरेडी हम जो इकाई 1 की पूरी क्लासेस ला चुके हैं, इकाई 2 की ऑलरेडी 2 क्लासेस ला भी चुके हैं। प्लेलिस्ट नहीं देखिए तो जाकर चेक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दूसरा विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास, उसका भी पूरा लाइव सीरीज चला रहे हैं जिसमें 4 यूनिट्स हो चुकी हैं, जाकर देख लीजिएगा, नहीं देखा होगा तो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो ताकि भाई हमेशा वीडियोस मिलती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे, पढ़ाई आपकी 100% चलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बात करें हम सीधा सीधा इस इकाई 2 के ब्लूप्रिंट की। जी हाँ, इस इकाई 2 के ब्लूप्रिंट की पहले ही मैंने बताया था और इसके बारे में शॉर्ट में समझा देता हूं जो आज पहली बार जुड़े होंगे। तो भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जी हाँ, इस इकाई का नाम ही है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब ये पूरी इकाई 25 अंकों की है। इस पे जो अंक आवंटित है टोटल वो कितने हैं? 25। जी हाँ, 25 मार्क्स की पूरी यूनिट है। अगर इसके ब्लूप्रिंट की बात करो आप, इसके अंक की योजना की, तो यहां से वस्तुनिष्ठ आते हैं। अब शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे 3 इकाई हैं, तो हर इकाई से 5-5 वस्तुनिष्ठ आते हैं। आप रट लेना, 5 एमसीक्यू यहां से आएंगे, ठीक है। और यहां से अति लघुत्तरीय 2 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न आता है, 4 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न आता है। यानी इस प्रकार से इसका अंक विभाजन है। पूरा कैलकुलेट करने पर आपको 25 अंक मिल जाएंगे। यानी 25 अंकों की इकाई, यानी एक इकाई पढ़ लोगे, 4 क्लासेस 5 क्लासेस कर लोगे तो 100% भाई आप 25 में से 20 24 22 तो ला ही सकते हो आराम से, बढ़िया से। ठीक है, चलो शुरू करें। शुरू करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि भाई हमने उम्मीद बैच लॉन्च की है। जी हां, हमारी उम्मीद बैच जो है, जो लॉन्च हुई है, वो हमारी सीटेट की परीक्षा के लिए, जहां सीटेट जो जुलाई में होने वाला है, उस जुलाई सीटेट के लिए हमने अपनी उम्मीद बैच लॉन्च की है। तो इस बैच में आपको भाई 6 मंथ का कोर्स होगा जिसमें आपको सभी विषयों का नोट्स सभी कुछ मिलेगा। और जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स आएंगे 100 स्टूडेंट्स, उनके लिए 25% ऑफ है फीस में। जितनी फीस रखी जा रही है उसमें 20% ऑफ है, 25%। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, नंबर डिस्प्ले हो रहा, आप कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर ले वहीं पर हमारे बीएसटीसी क्लासेस की भी। तो जी हाँ, डीएल बीएसटीसी का भी कोर्स जो है हम लॉन्च कर चुके हैं। तो उसका भी कोर्स बहुत लोगों ने परचेस कर लिया, लगभग 400 स्टूडेंट जुड़े हैं कोर्स से। आप सब भी अगर जुड़ेंगे तो आप भी तैयारी 100% बूस्टअप कर पाएंगे। वहां भी आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। सब कुछ बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ठीक है, बात करें, चलिए सीधा सीधा शुरू कर लेते हैं हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम निःशक्तता बालकों की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक की बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। जो बच्चे लर्निंग डिसेबल होते हैं, मतलब जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, सीख रहे होते हैं, उस दौरान में वो थोड़े से निःशक्त होते हैं, डिसेबल होते हैं। ठीक है, बाकी बालकों की तरह वो नहीं होते, उनमें कुछ चीजों की कमी या कुछ चीजों की अनुपस्थिति पाई जाती है, असमर्थता पाई जाती है। ठीक है, तो वही बात करेंगे। सबसे पहली बात भाई ध्यान ये रखना है कि अधिगम निःशक्त कई असमर्थताओं का एक समूह है। यानी कि भाई अधिगम निःशक्तता यानी पढ़ने में निःशक्त होना, पढ़ने में उस लायक, उस काबिल ना हो पाना, दूसरों के जैसे, जैसे दूसरों के जैसे काबिल होते हैं ना, तो इसी को अधिगम निःशक्तता बोलते हैं। तो ये अधिगम निःशक्तता जो है, इसमें कई चीजें शामिल होती है। ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं सकता, सिर्फ यही कारण हो सकता है कि दिमाग भी कम हो सकता है कि सुनाई भी ना आता हो सकता है कि स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो सकता है भाषा बोलने में प्रॉब्लम होती हो, सुनने में प्रॉब्लम होती है। कई सारी प्रॉब्लम्स को मिलाकर ही अधिगम निःशक्तता बनती है। ये प्रॉब्लम कई सारे प्रॉब्लम्स को मिलाकर बनती है। ऐसे बालकों में कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, अलग अलग टाइप के। अब ऐसे बालकों को पहचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को पहचानोगे नहीं तो भाई उन बच्चों के ऊपर खास ध्यान कैसे दोगे। तो सबसे पहले इन बच्चों को पहचानना जरूरी है। पहचानने के बाद उन पर खास ध्यान देना है ताकि वो अच्छे से सीख पाए। चलिए तो शुरू करते और देखते हैं कि इनके भाई कौन से लक्षण हैं, तो उन्हीं की बात करेंगे। सवाल पूछेगा ऐसा कि अधिगम निःशक्तता बालकों की सामान्य विशेषताएं बतलाइए, या उनकी विशेषताएं क्या होती है बतलाइए। तो उनकी विशेषताएं जो होती है उन्हीं की बात करेंगे। नंबर 1, ध्यान केंद्रितता की कमी, डिफिशियंसी ऑफ अटेंशन। वो किसी भी चीज की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, अटेंशन की कमी होती है। यानी कि वो कोशिश तो करते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाते या ध्यान से उसको सुन नहीं पाते। जैसे गणित की कक्षा में होता है, टीचर ध्यान से पढ़ा रहा होता है, एक भी स्टेप अगर मिस कर दिया आपने, मिस कर दी, तो आगे की स्टेप समझेंगे नहीं गणित में कि ये कहां से आया, वो कहां से आया ना, अगली स्टेप कैसे आई, तो गणित का पूरा सवाल आपका रह जाएगा वैसे ही। तो अधिकतर बच्चों का गणित में फेल होने का, गणित नहीं समझ पाने का कारण यही होता है। ठीक है, मैं भी उनमें से एक था। बचपन में मेरे अंदर भी ये कमी थी, ये जो ध्यान वाली कमी है ना, मेरे अंदर भी थी। एक्चुअली ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के, ऐसा ये बीमारी होती है एक तरह से बचपन में, और समय के साथ बीमारी खत्म हो जाती है। जैसे आज मैं अगर किसी क्लास में बैठूं, आज मैं कोई क्लास पढ़ूं, मैं किसी अपने कॉलेज में जाऊं, वहां पढ़ाई करूं, तो वहां मुझे टीचर पढ़ाएगा तो मैं एकदम ध्यान से सुन सकता हूं। ठीक है, लेकिन उस समय में जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर एक कमी थी।
मैं ध्यान ला के सुन नहीं पाता था, जिस कारण से मैथ्स के एक भी स्टेप इधर उधर होती थी और मैं मैथ्स पूरा भूल जाया करता था, और मैथ्स मेरा कमजोर रहा हमेशा से। ठीक है, खैर अभी तो स्कूल लेवल का बढ़िया मैथ्स है, लेकिन स्कूल लाइफ में बाकी सब्जेक्ट्स में अगर 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो गणित में 100 में से भाई 85 80 ऐसे ही आया करते थे। बाकी तो मेहनत से कर लिया करता था, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, ध्यान केंद्रता की कमी होती है। ठीक है, दूसरा स्मृति एवं चिंतन संबंधी विकृति। स्मृति यानी मेमोरी, चिंतन मतलब सोचना, इससे रिलेटेड कोई बीमारी होना, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग, यानी कुछ सोचने से और याददाश्त से संबंधित कोई बीमारी, कोई डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम होना, जिसकी वजह से पुरानी चीजें याद ना आ पाना, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सोच नहीं पा रहे उस लेवल का। तीसरा, विभिन्न अंगों की क्रियाओं में सामंजस्य की कमी, यानी जो विभिन्न अंग होते हैं, मतलब हाथ पैर दिमाग, इन सब के अंदर तालमेल नहीं बैठ रहा। आपने देखा होगा, कभी शराबी आदमी को देखा है, शराबी आदमी जब दारू पी लेता है तो वो आड़ा टेढ़ा चलता है ना, वो झुक कर चलता है, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलता है। क्यों? उसके पैर उसके दिमाग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे, क्योंकि शराब ने क्या किया है, उसके दिमाग से पैर तक जाने वाली नस, यानी दिमाग बोलता है सीधा सीधा चलो, ठीक है, तो हम चलते हैं नॉर्मल अवस्था में, पर शराब जो है वो हमारी नस को अफेक्ट करती है, हमारे तंत्र को, नर्वस सिस्टम को। तो दिमाग से ऑर्डर तो आ रहा है कि सीधे चलो, पर वो पैरों तक पहुंचता नहीं है दारू की वजह से, इससे पैर लड़खड़ाते रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही विभिन्न अंगों की क्रियाओं में सामंजस्य की कमी, तो जो थोड़े से असमर्थ बालक होते हैं, निःशक्त बालक होते हैं, उनमें कमी पाई जाती है अक्सर। चौथा, संवेगात्मक आवेग, इंपल्सिविटी। संवेगात्मक यानी कि उनके अंदर जो भावनाएं आती हैं, आवेग यानी जोर से आती हैं, मतलब जो भी भावना आएगी बहुत जोर से, मतलब गुस्सा आ रहा है एकदम बहुत जोर से, प्यार आ रहा है बहुत जोर से, कोई चीज के प्रति दया दिखा रहे हैं बहुत दया आ रहा है, एकदम रो देते हैं, है ना, ऐसा भी होता है। तो इनके अंदर संवेगात्मक आवेग होता है, यानी जो भी भावनाएं होती है बहुत बढ़ चढ़ के आती है, ढेर सारी। ठीक, अगला संवेगात्मक अस्थिरता, यानी इनका इमोशनल स्टेट फिक्स नहीं है। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, अचानक से गुस्सा हो जाएंगे, अचानक से शांत हो जाएंगे, अचानक से मान जाएंगे, अचानक से फिर नाराज हो जाएंगे, यानी इनके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, एक ही भाव स्थिर नहीं रहता इनके अंदर, कई भावनाएं उमड़ते रहती हैं। तो ये सारी जो चीजें आप देख पा रहे हो, ये सब के सब जो अधिगम निःशक्त बच्चे होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, उनके अंदर एक खासियत होती ही है। क्लियर है? तो ये आप बता पाएंगे जो अधिगम निःशक्त बालक होते हैं उनकी विशेषताएं हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है कि भाई जो भी बच्चा अधिगम अक्षमता के प्रकार, जो भी बच्चा अधिगम करता है, सीखता है, ठीक है, तो उसके अंदर किस प्रकार की कमी होती है, उसके प्रकार पूछा है ना, किस प्रकार की कमी हो सकती है, किस किस प्रकार की, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं, परीक्षा की दृष्टि से नहीं, भाई आपको इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। हो सकता है इनमें से कई बीमारियां हमको हो, ठीक है, हमको बचपन में रही हो, या आपने वो प्रॉब्लम फेस की हो, या आप किसी बच्चे के अंदर देख रहे हो। ठीक है, तो सवाल देखो, अधिगम असमर्थता के प्रमुख प्रकार, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी सीखने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। नंबर पहला प्रकार एक है डिसलेक्सिया, ये सबसे कॉमन बीमारी है। डिसलेक्सिया जो होता है ये अक्षरों की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? अक्षरों के बीच अंतर न समझ पाना, इसे डिसलेक्सिया बीमारी कहते हैं। शायद आप सब लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, मूवी, जिसे तारे जमीन पर, है ना, उसमें एक लड़का रहता है, उसके दांत ऐसे बाहर निकल रहता है, ईशान नाम रहता है, उसको समझ नहीं आता। चलो वो भी छोड़ दो, नहीं देखी होगी तो देखी हो तो समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ बता दे रहा हूं। क्या होता है कि आप ये जैसे ये देख रहे हो, डी, ये डी है और ये बी है अंग्रेजी का, लेकिन जो बालक को डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, ये शब्द वाली बीमारी होती है ना, अक्षरों की बीमारी होती है, अक्षर के बीच फर्क ना बता पाना, वो बच्चा इसके बीच अंतर नहीं समझ पाता। देखो आप तो नॉर्मली समझ रहे हैं कि दिस इज डी एंड दिस इज बी, लेकिन जिस बच्चे को बचपन में डिसलेक्सिया बीमारी होती है, पढ़ने लिखने में अक्षरों के बीच अंतर समझ ना पाने में जो बीमारी होती है ना, ये डिसलेक्सिया कहलाती है। कई बार क्या होता है, बच्चा जब बचपन में छोटा होता है तो वो डी को बी बना देता है, तो उसके माँ बाप उसको मारते हैं बहुत जोर से कि क्या तेरे को डी और बी के बीच अंतर नहीं समझ में आ रहा, कैसा कर रहा है तू, नालायक, कहां ध्यान है तेरा, ऐसा बोला जाता है। टीचर भी पेरेंट्स भी, लेकिन टीचर और पेरेंट दोनों नहीं समझ रहे कि ये बच्चा जानबूझ से नहीं कर रहा है, वो बदमाश नहीं है, वो अंतर ही नहीं समझ पा रहा है, उसके शरीर में बीमारी है, उसके दिमाग में बीमारी है, इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। अक्षरों के बीच अंतर न समझ पाना, ये ध्यान में रखो, याद रखना। कोई बच्चा ऐसा करे तो उसकी बीमारी को दूर करो, ऐसा नहीं कि बीमारी जिंदगी भर चलेगी, बाद में दूर हो जाती है। ठीक है, अभिषेक बच्चन को आप जानते होंगे, आप आमिर खान को जानते होंगे, ये सारे लोग को बचपन में बीमारी रही है, ऐसी बीमारियां, डिसलेक्सिया जैसी बीमारी उनको बचपन में रही है, पढ़ने लिखने की तकलीफ। आज देखो अभिषेक बच्चन को, कितना बढ़िया एक्टर बन गए हैं, कितना कामयाब हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बचपन में अगर ऐसी बीमारी है तो आगे चल के हमेशा रहेगी, नहीं, वो समय के साथ दूर हो जाती है।
ठीक वैसा ही। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसमें भाई नंबर्स के बीच पता नहीं चलता ढंग से, ठीक है, इसमें नंबर के बीच समझता नहीं है। डिस्ग्राफी जो पिक्चर्स जो फोटो होते हैं उनके बीच समझ नहीं पाते हम ना, ढंग से पढ़ नहीं पाते, पढ़ने लिखने में दिक्कत होना है ना, पढ़ने में लिखने में दिक्कत होना, इसको लिखी हुई चीज को पढ़ने में दिक्कत होना, पढ़ने में जो दिक्कत होती है ना उसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ये एक बीमारी होती है, ये भी किसी बच्चे के अंदर आती है। अब कोई बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, 9वीं में पहुंच गया 8वीं में पहुंच गया, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता, हम उसको बेवकूफ बोल के खूब मारे नहीं, है ना, क्योंकि उसके अंदर बीमारी है भाई। डिस्ग्राफिया कोई बीमारी लेके पैदा होता है, कोई चाहता नहीं कि मैं बीमार बनूं, मेरे अंदर डिसलेक्सिया आ जाए, मेरे अंदर डिस्ग्राफिया आ जाए ना। तो बच्चों को मारना नहीं है, उसको बदमाश नहीं समझना है यार, उसको समझाना है प्यार से, क्योंकि उसके अंदर ये बीमारी हो चुकी है, ये मेंटल प्रॉब्लम है, दिमागी बीमारी है। और ऐसा नहीं कि दूर नहीं होती, ये आराम से दूर होती है, ये किसी दवाई खा के ऑपरेशन से ठीक नहीं होती, ये प्रैक्टिस से ठीक होती है, अच्छे माहौल से ठीक होती है, प्यार से, उनको प्रेम भरा वातावरण मिलेगा तो ठीक होती है। तो ये बच्चों को हमें दिखाना पड़ेगा। फिर डिस्कैलकुलिया, नाम से समझ में आ रहा है, डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यानी हिसाब किताब में, है ना, हिसाब किताब में गड़बड़ी होना, यानी सिंपल सा जो मैथ्स होता है ना, 3 में से 2 जा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो भाई 1 बचेगा, इस प्रकार के बेसिक कैलकुलेशन भी न समझ पाना, ये कहलाता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया, है ना, ये जो बीमारी किसी को होती है तो वो कैलकुलेशन हिसाब किताब नहीं कर पाता, बेसिक वाले, ठीक है, ये भी बीमारी का टाइप ही है। पर ये भी प्रैक्टिस से ही दूर होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे टीचर्स प्यार से समझाएंगे माँ बाप, वो बच्चा सीख जाएगा प्रैक्टिस से, वो सुधर जाएगी बीमारी उसकी। ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृत, ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृत, इसे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, एडीएचडी बोलते हैं। यानी ये भी बीमारी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो हमेशा मस्ती करते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे क्लास में हंसी का माहौल बने, या दूसरे की टांग खींचेंगे, पैर खींचेंगे, शर्ट खींच देंगे, बैग फाड़ देंगे, कॉपी पेन छीन लेंगे, यानी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ध्यान भंग हो, है ना, क्योंकि वो टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्लास में क्या चल रहा है, उससे छोड़ के किसी अपना अलग ही माहौल चल रहा होता है, उनका अलग ही दुनिया चलती है, खासकर जिनको हम बैक बेंचर्स बोलते हैं ना, तो वो भी ऐसा ही कुछ करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये भी बीमारी है, ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता, यानी उसके अंदर ध्यान का अभाव है, मतलब टीचर की बात पर ध्यान नहीं है, लेकिन वो अतिक्रियाशील है, यानी सब लोग बैठ के चुपचाप मैथ सुन रहे, वो नालायक दूसरों से बात कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और चल रहा है, टिफिन खोल के लंच बॉक्स क्लास में खाना शुरू कर दे रहा है, वो कुछ ज्यादा ही अतिक्रियाशील है, कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है। तो ये भी एक टाइप की बीमारी है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जो बड़ा फेमस है, इसको एडीएचडी के नाम से जानते हैं, यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी बड़ा फेमस है। 5वां जो है अफेजिया या वाचाघात, अफेजिया या फिर वाचाघात, ये भी एक टाइप की बीमारी है। इसमें बालक का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, बालक का ध्यान सांसारिक चीजों में ज्यादा लगता है, इसमें कम लगता है, खेल कूद में उसको मन नहीं लगेगा, ये भी कुछ चीजें होंगी, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की बीमारी है। तो ये इतने टाइप्स के जो है फॉल्ट, जो बीमारियां हैं बच्चे के अंदर, ये डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, इतने टाइप की बता दिया मैंने आपको। ये सब अधिगम असमर्थता के प्रकार हैं। और एक बात बता रहा हूं, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, टीचर बनो, कैसे भी बनो, सरकारी प्राइवेट फर्क नहीं पड़ता, ना भी बनो, लेकिन आपके जब बच्चे रहेंगे, आसपास जिन बच्चों को देखोगे या टीचर बन गए जिनको पढ़ाओगे, तो अगर उनके अंदर ऐसी कमी दिखाई दी ना, तो उनको मारना मत, उनको प्यार से समझाना, थोड़ा डांट लेना कभी कभी, लेकिन सख्ती दिखाना, लेकिन इसके लिए उस बच्चे को दोष मत देना, क्योंकि उसकी बीमारी नहीं है, ये वो जानबूझ के नहीं लाया है, ये उसके अंदर पनप गई है, हो गई है वो बीमारी। और अब ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर को दिखाओगे तो ठीक होगा, गोली दवाई खाएगा ठीक होगा, नहीं, ऐसे ठीक नहीं होगा। प्यार से समझा के, प्रैक्टिस से, अच्छे व्यवहार से ही ठीक हो सकता है, बस यही एक उपाय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी बीमारी में बच्चों को कुछ समझ नहीं पाता। जैसे अभी हम किसी बूढ़े बुजुर्ग को लेकर जाएंगे, उसको बोलेंगे अक्षर को ऐसा उल्टा डी को बी बनाना ना एक बीमारी होती है, ऐसा हम किसी बुजुर्ग को समझाएंगे, दादा दादी को, तो मानेंगे नहीं, उनको तो लगेगा नहीं भैया क्या होता है, कुछ भी ऐसी कोई बीमारी होती है क्या। लेकिन हाँ होती है, साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की है, ह्यूमन को, इंसान को समझा है, उनके बारे में स्टडी की है, तो बता पाए कि हाँ ऐसी बीमारी होती है, ठीक है। तो भाई ये ध्यान में रखिएगा आगे चल के, आपकी जब भी ऐसा कुछ हो तो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ऐसा कुछ ना होने दें, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है अस्थि बाधित बालक। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान भी है, ठीक है। अस्थि बाधित बालक क्या होता है? अस्थि मतलब भाई ध्यान रखना हड्डी, अस्थि मतलब क्या होता है? बोन, यानी कि हड्डी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हड्डी जो रहती है उसी को हम अस्थि बोलते हैं, हड्डी, ठीक है। तो अगर कोई बालक ऐसा है जिसके शरीर में कोई हड्डी, बोन टेढ़ी है, टूटी हुई है, या थोड़ी सी विकृत है, उसका हाथ ऐसे टेढ़ा चल रहा है, पैर ऐसा हो, कुछ भी ऐसा, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर उसकी हड्डियों में नॉर्मल ना हो गए, कुछ विकृति पाई जाए,
है ना, कुछ हो सकता है गड़बड़ी हो, थोड़ा सा विकृत हो, तो उससे हम बोलते हैं अस्थि बाधित बालक। ऐसे बच्चों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को आप भाई एकदम ऊंचे बेंच पे बिठा दोगे, लेकिन उसके पैर की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है तो बैठ नहीं पाएगा ढंग से, पीठ की हड्डी में प्रॉब्लम, बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसे बच्चे की शरीर की प्रॉब्लम जान के उसको सही तरीके से क्लास में माहौल देना पड़ता है, वातावरण देना पड़ता है, तब वो अच्छा सीख पाता है। ठीक है, ये सब टीचर की जिम्मेदारी होती है, इसलिए सिलेबस में इंक्लूड है, इससे हमको पढ़ा रहे हैं कि भाई हम टीचर बनेंगे आगे चल के, आप जब टीचर बनोगे तो ये बातें आप ध्यान रखना अपने छात्रों में। ठीक, तो विद्यालय में कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनके शरीर में कोई हड्डी विकृत या टूटी हुई होती है, अथवा किसी अंग विशेष की हड्डी होती ही नहीं है, अथवा किसी दुर्घटना में बालक की हड्डी खराब हो जाती है। ऐसे बालक को अस्थिबाधित बालक की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर? तो अस्थिबाधित बालक कौन है? जिनके शरीर की कोई हड्डी विकृत है, हड्डी टूटी हुई है, या फिर विशेष अंग की हड्डी ही नहीं है, या फिर दुर्घटना में हड्डी खराब हो गई थी, टूट गई थी, तो ऐसे बालक को हम अस्थिबाधित बालक बोल देते हैं। क्लियर? ध्यान रहेगा ना। फिर आगे देखो कि अतः अस्थिबाधित, अब परिभाषा कैसी होगी इसकी भाई, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो, इसकी आप परिभाषा देखोगा, ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि अस्थिबाधित बालक उन बालकों को कहते हैं जिनकी अस्थियों में जन्मजात या जन्म के बाद कोई दोष आ गया हो, किसी भी कारणवश क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिनके कारण उनके अपने दैनिक कार्य करने में भी असुविधा का अनुभव होता है। क्लियर? तो ये हो गया अस्थिबाधित बालक। अस्थिबाधित बालक वो बालक होता है जिसके हड्डियों में कुछ दिक्कत हो, पहले से प्रॉब्लम हो, जन्मजात या फिर बाद में एक्सीडेंट के कारण दिक्कत आ गई हो। ऐसे बालक को वो अपना सामान्य रोजमर्रा के जो काम है ठीक ढंग से नहीं कर सकता, असुविधा होती है, दिक्कत होती है, तो उसको हम बोलेंगे यही अस्थिबाधित बालक। क्लियर रहेगा? ठीक है। अगला, विशिष्ट बालकों का अर्थ। जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, उन बालकों की बात यहां पर हो रही है ना। जो विशिष्ट बालक का अर्थ पूछा जा रहा है यहां पर कि विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट बालक कौन है, उसका अर्थ बतलाइए। तो देखिए भाई, विशिष्ट विद्यार्थियों उन्हें कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व एवं व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत और असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं। ठीक है, अब किसे कहते हैं विशिष्ट बालक? क्लास में अगर 10वीं की कक्षा चल रही है, 10वीं छोड़ दो, 10वीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5वीं कक्षा की बात करते हैं। 5वीं कक्षा की क्लास चल रही है, 5वीं कक्षा में 30 लोग बैठे हैं, उन 30 में से एक बच्चा ऐसा है जो सबसे ज्यादा ही होशियार है, मतलब सब 90% 80% आसपास बना रहे हैं, वो अकेला 95% बना है पूरे क्लास भर में। यानी सब कभी कभी यहाँ सवाल का जवाब देते हैं, वो सारे सवालों का जवाब देता है, कुछ ज्यादा ही सबसे आगे चल रहा है, बड़ा होशियार। यानी उसको 5वीं की जगह 6वीं में बिठा दोगे तो भी वो 6वीं में टॉप भी कर जाएगा, टॉप होशियार में ही रहेगा। कुछ बालक ऐसे होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं पूरी क्लास पास हो जा रही है लेकिन एक लड़का फेल हो जा रहा है। सब बच्चे एकदम इजी सब्जेक्ट में पास हो जा रहे हैं, वो इजी सब्जेक्ट में भी फेल हो जा रहा है। तो कुछ बच्चे या तो अपनी उम्र के समान बच्चों से एकदम ही आगे होते हैं या फिर एकदम ही पीछे होते हैं। तो ऐसे बालकों को हम विशिष्ट बालक बोलते हैं। यानी नॉर्मल ना होना, ठीक है, नॉर्मल ना होके दूसरों से एकदम आगे होना या फिर दूसरों से एकदम पीछे चलना, ऐसा। अब दोनों में खराबी नहीं है। देखो, पूरी क्लास नॉर्मल किताब कॉपी पढ़ रही है, लेकिन जो बच्चा सबसे पीछे चल रहा है उसकी दुनिया कुछ अलग है, वो दिमाग में इतना इमेजिनेटिव, इतना क्रिएटिव है, कुछ अलग ही सोच रहा है, बहुत खतरनाक है ना। तो वो बच्चे की सोचने की शक्ति, कोई दूसरे स्किल में उसका काम बहुत चल रहा है, बहुत हाथ चलता है, यानी किसी को गैजेट से खेलने का बहुत शौक होता है, ड्राइंग पेंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वो उनमें सबसे आगे है। ठीक है, तो ऐसा बालक जो सामान्य बालकों की तरह पढ़ाई लिखाई काम काज में बराबर नहीं होता, या तो उनसे बहुत आगे होता है या उनसे बहुत पीछे होता है, तो ऐसे बालक को हम विशिष्ट बालक बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ऐसे विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अपनी विशिष्टता रखते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे विद्यार्थी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़े हुए होते हैं अथवा बहुत आगे निकल जाते हैं। जो मैंने बताया, ये बालक या तो बहुत पिछड़े हुए रहेंगे दूसरों से या फिर दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे, ऐसा ही होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनको विशिष्ट बालक बोलेंगे। यानी विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या? या तो बहुत पिछड़े या तो बहुत आगे। ठीक है, नॉर्मल नहीं रहेंगे, वो एवरेज नहीं रहेंगे। नॉर्मल मतलब एवरेज नहीं रहेंगे दूसरों की तरह। दोनों ही परिस्थितियों में इनका समायोजन कठिन हो जाता है। यानी एकदम टॉप होशियार बच्चे को क्लास में रख के नॉर्मल पढ़ाना, फटाफट जवाब देगा, उसको बोर लगेगा। यहां इसके समायोजन हेतु इनकी शक्तियों के उचित प्रयोग होते हुए विशेष शिक्षा की जरूरत पड़ती है। जो ऐसे बच्चे होते हैं, या तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, अलग से टाइम देना पड़ता है, बहुत चुप कराना पड़ता है, कंट्रोल में रखना पड़ता है, उनके लिए अलग से ज्ञान देना पड़ता है, अलग से बातें बतानी पड़ती हैं। तो ऐसे बालक क्लास में होते हैं, या तो सबसे आगे या तो सबसे पीछे। तो ऐसे बालक को हम विशिष्ट बालक का दर्जा देते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों के प्रकार। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके टाइप्स पूछा जा रहा है यहाँ पर। टाइप्स, विशिष्ट बालकों की जो टाइप्स है, प्रकार है, उनकी बात करते हैं। विशिष्ट बालक की भी कुछ प्रकार होते हैं। जी हाँ, तो प्रकारों में देखो, विद्वानों ने विशिष्ट बालकों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है। जो भी लोग एक्सपर्ट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, उन्होंने विशिष्ट बालक को कुछ प्रकार बतला दिए। नंबर 1, प्रतिभाशाली बालक। ऐसा बालक जो अपने
एज के बच्चों से ज्यादा आगे रहेगा, प्रतिभाशाली बालक। दूसरा, जो अपने एज के बच्चों से पिछड़ा रहेगा, पिछड़ा बालक। तीसरा, जो सबकी तरह ना होगा, थोड़ा सा विकलांग होगा, उसमें कुछ दिव्यांग होगा, कुछ अंग उसके ठीक ढंग से काम नहीं करते होंगे। और एक होगा समस्यात्मक बालक, जिसके अंदर कोई समस्या होगी, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ समस्या होगी, तो ऐसे बालक। तो इस प्रकार के 4 तरह के बालक होंगे, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, फिर विकलांग बालक और समस्यात्मक बालक। तो 4 प्रकार के भागों में बांट दिया है विशिष्ट बालकों को विद्वानों ने, ठीक है। ये प्रकार भी आप समझ लेना। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर हो गया आपके लिए? ठीक है। तो भाई कोर्स के बारे में जो बताया वही कि भाई ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। सीटेट जुलाई का कोर्स है, 6 मंथ्स का एक कोर्स है। इस कोर्स को आप सभी ज्वाइन जरूर करें, हमारी उम्मीद बैच से जुड़े और इस बैच में जुड़ के भाई अपना सीटेट पास करने का सपना पूरा करें। सरकारी शिक्षक बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैच में आने वाले सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 100 छात्र आएंगे उनको 25% छूट मिल जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। उनको कंसेशन मिलेगा 25% फीस का, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैच जरूर ज्वाइन करें। और डीएलएड का कोर्स नहीं परचेस किया तो परचेस जरूर करें। बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट चेक करेगा तो आपको संज्ञान अधिगम बाल विकास के वीडियोस, वहां आपको शिक्षा में समाजसेवी जेंडर मुद्दे के वीडियोस और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और अगर आप तैयारी को विशेष रूप देना चाहते हो, 100% बूस्टअप देना चाहते हो अपनी तैयारी को, तो आप चाहे तो यहां से हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमारा डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, बीटीसी, बीएसटीसी, एमपी डीएलएड का पूरा कोर्स जो है 2023-24 का खरीद सकते हो, जहां आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, पीआईक्यूज सब कुछ ऐप के अंदर मिलता है। वहां बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, एक्स्ट्रा फायदे आपको मिलते हैं, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो परचेस करने के लिए वही नंबर पर मैसेज करें, जानकारी लें, कोर्स परचेस करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।